सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार। क्या बात है। हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें। बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह के हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया, सही तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी, भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए। बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लिखकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव। तो इस पे भी हम बात करेंगे और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें। बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे। तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना, गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी,
तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। दिलबर मेरे दिल में क्या है तू जो इसे सुन लेती, मेरे संग जीवन के कितने सपने तू बुन लेती। ओ मेरे दिलरुबा तू बन शमा और देख जा जलता हुआ परवाना। ऊंचे लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। कहता है दिल आके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। ला 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 ला। मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कथा सुधा की तरफ। बिल्कुल, जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4। जी। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछले भाग में आपने सुना विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। 8 पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर यह और मुसीबत हुई, मैके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धंस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण
उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं। भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नख-शिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है। इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया। जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी। उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी। उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा, ये देखता क्या हूं? अरे तुम तो जानते ही हो,
स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम। बहुत अच्छा होता। अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ। तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा मुझे यहां से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका। ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं। यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या का समय था। सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था। कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी।
वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते। मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा, उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं। या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली, बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी? माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए। मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं। आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा। कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की मां राजश्री त्रिवेदी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये गीत। दीपा, समय हो चला है अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं। चलिए। आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। परेशान हूँ मैं। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है। Very important pillar of any GI problem is education, nutrition, exercise and when do you get self tested and see a doctor। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है। बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो क्या देखो, नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है, तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगले क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है, क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है। बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उन नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है। भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है। नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो नए सत्र में ये चीजें रहती, तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें। बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को। छोटे बच्चे जहाँ अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है, ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा। ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है। वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था, कहना चाहिए। और अब एक सिस्टम
बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा। बिल्कुल, है ना। तो हम वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था। लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है। बिल्कुल। तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको। चलिए। बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, गर्मी और से हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है। क्योंकि देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर 2-2 दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी न जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं। और जब भी सोएं मच्छरदानी को लगा करके आप सोएं। और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे। बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है, तो हम उसमें और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहां पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं। और उसके बाद कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए। बिल्कुल, खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं। इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो। और लेकिन इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं, इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना।
पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो। तो दीपा, अब तो भाई सुरीला सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी। ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच,
और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई। रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है। उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरी धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी। ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर, पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है? मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो, घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है? एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा, उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए। और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया की पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए। हाय हाय काहे को बुलाया मुझे बालमा, काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से, काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन, रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। जातों से बोलूं ना, जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे। जातों से बोलूं ना, घूंघटा खोलूं ना, डोलूं ना मैं संग तेरे। रोज जो तुम रूठोगी ऐसे, गुजरेंगे दिन मेरे कैसे, जीने नहीं देगा मुझे 4 दिन प्यार आराम से, प्यार आराम से। काहे को बुलाया मुझे बालमा, प्यार में नाम से, प्यार के नाम से। काली घटाओं से, ठंडी हवाओं से, आओ कहें हाल दिल का।
हवाओं से, आओ कहें हाल दिल का। प्यार में दिन का ढल जाता है, रात को जादू चल जाता है, दिया लगता है धड़कने पिया, आज कल शाम से, आज कल शाम से। राधा ने यही पूछा था एक दिन, रूठ कर शाम से, रूठ कर शाम से। तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला। तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी। बिल्कुल। तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी। और बच्चे नहीं, अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के। तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से। सभी को मंजरी वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।